दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। इश्क किया है तुझे हर जन्म का पार्ट 6। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। गौरव सभी मेरे बारे में पूछा और गौरव ने उसे मेरा नाम भी बताया। रिधिमा बताती है। मिहिर चिढ़ जाता है। वो गौरव पागल है क्या? उसने क्यों बताया तुम्हारे बारे में रुचित को? अरे गौरव को क्या पता कि मेरे जिंदगी में कितना बड़ा लोचा है। ऋषि ने पूछा होगा और उसने नाम बता दिया होगा। रिधिमा गौरव की साइड लेते हुए बोलती है, पर गौरव को तो पता नहीं है तुम्हारा असली नाम। मतलब वो तो तुम्हें निशा सक्सेना समझता है ना? सुधा कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ उसने तो निशा सक्सेना ही बोला होगा। मेरा नाम रिधिमा कहती है तो फिर तुम टेंशन मत लो। वैसे भी वो यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता। सुधा रिधिमा को तसल्ली देते हुए कहती है। रिधिमा और मिहिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसे निशा सक्सेना नाम पता चल गया है। उसे यहाँ तक पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। मिहिर कहता है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। डरते हुए सुधा पूछती है। रिधिमा, मुझे लगता है माँ बिल्कुल सही कह रही है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। 4 साल पहले का सब तुम उन्हें बताओ। 4 साल पहले रसी ने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था। यह सब पुलिस को पता चलेगा तो पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी। और मेरा एक दोस्त है, उसके पापा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर है। मैं उनसे बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मिहिर उपाय सुनता है। तुम समझ नहीं रहे हो मिहिर, मेरे पास कोई सबूत या गवाह नहीं है यह साबित करने के लिए कि रसी ने ही वह एक्सीडेंट करवाया था। और रशीद अरोड़ा से इतने बड़े आदमी के खिलाफ बिना किसी सबूत के पुलिस कुछ नहीं करेगी। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैं पिछले 4 साल से एक झूठे नाम पर और पहचान के साथ जी रही हूँ, जो कि कानून के नज़र में गुनाह है, जिसके लिए पुलिस मुझ पर केस भी कर सकती है। रिधिमा मीर की आइडिया को खारिज कर देती है। ठीक है, तुम सही कह रही हो। एक काम करते हैं, हम वकील से बात करते हैं, फिर पुलिस की मदद लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन तब तक तुम तक पहुंच गया तो बोलता है वो हेद को निशा सक्सेना नाम पता चल गया है। उसे निशा के बुटीक या फिर इस घर तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो मुझ तक पहुंच गया तो चलेगा, मुझे अपनी परवाह नहीं, पर वो निशान तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। उसे निशान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं निशान को खतरे में नहीं डाल सकती। आंखों में पानी आ जाता है। फिर खुद को संभालते हुए वो कुछ फैसला लेते हुए कहती है, फिर से एक बार आप दोनों मेरी मदद करेंगे? प्यार भरी आवाज में सुलह बोलती है, तुम्हें अपनी बेटी समझा है मैंने। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं हम तुम्हारे साथ हैं बेटी, फिक्र मत करो। मीर जो कभी भी इमोशनल नहीं होता, उसकी भी आंखें नम हो चुकी है। हाँ रिधिमा, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप दोनों निशान को लेकर यहाँ से निकल जाइए। इससे पहले वो यहाँ पहुँचे, रिधिमा अपना दिल मजबूत बना लेती है। सुधा यह सुनकर शॉक हो जाती है, पर मेहर समझ गया है कि इस परिस्थिति में यही सही है। ठीक है रिधिमा, मैं और माँ निशान को लेकर मेरे दूसरे वाले फ्लैट पर जाते हैं। वो यहाँ से काफ़ी दूर है और उस फ्लैट के बारे में ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है। रिधिमा हाँ में सर हिलाती है, लेकिन सुधा परेशान होते हुए पूछती है, लेकिन रिधिमा तुम अकेले कुछ नहीं करोगी, तुम भी हमारे साथ चलो। रिधिमा अगले ही पल सोफा से उठते हुए बोलती है, पहले सब तैयार होते हैं, चलो जल्दी, वक्त बहुत कम है, बस कुछ ही मिनट्स में वो लोग कुछ जरूरी सामान पैक कर लेते हैं। धीमा निशान को नींद से जगाती है, चलो बेबी हमें कहीं जाना है। नींद से यूं जगाने की वजह से
निशांत रोने लग जाता है। दूसरी तरफ चिराग ने निशा का पता ढूंढ लिया है। ऋषि सर, हमें निशा सक्सेना के घर का पता मिल गया है। चलो ऋषि, कार में बैठ जाते हैं। चिराग हैरान है कि रात के इस समय वो लोग किसी के घर जा रहे हैं। पता नहीं यह लड़की कौन है जिसे सर रिधिमा मैडम समझ रहे हैं, पर यह बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है, इसीलिए चुपचाप कार में बैठ जाता है। जैसे ही ड्राइवर कार शुरू करता है, चिराग बोलता है, सर वो 2 घंटे बाद मुंबई के लिए हमारी फ्लाइट है, टिकट कैंसिल कर दो, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं। ऋषि अगले ही पल बोलता है। चिराग लंबी सांस लेता है और सोचता है कि अब उसके बॉस जो भी मामला है उसे सुलझाए बगैर नहीं लौटने वाले। फिर वो उनकी टिकट्स कैंसिल कर देता है। थोड़ी ही देर में वो सक्सेना के घर के पास पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ रिधिमा निशांत को चुप करा रही है और उसे समझा रही है कि उसे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। रिधिमा और मी टेंशन में एक दूसरे को देखते हैं। रिधिमा खिड़की से झांक कर देखती है। 3 आलीशान गाड़ियां उनके सोसाइटी के सामने आ चुकी है। फिर प्लान चेंज, तुम सुधामा और निशांत जाओगे, मैं उन्हें डिस्टर्ब करती हूँ, बोलकर रिधिमा निशांत को गले लगाती है। निश देखो, मम्मा और निश अब एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें निश को मेहर और सुधा माँ के साथ जाकर कहीं छुपना है और मम्मा आप सबको ढूंढेगी। फिर मम्मा निश को बहुत सारे खिलौने देगी और पिज़्ज़ा खिलाएगी। रिधिमा निशांत को समझाती है। यह सुनकर निशांत अगले ही पल शांत हो जाता है। पर रिधिमा तुम कैसे? ये चिंता से पूछती है। देखो वो सिर्फ मुझे ढूंढ रहे हैं, अभी उन्हें निशा या तुम लोगों के बारे में शायद अब तक पता भी नहीं होगा। तुम लोग निकलो, मैं उन्हें चकमा देकर वहां पर पहुंच जाऊंगी। रिधिमा जल्दी जल्दी में बोलती है। मिहिर और सुधा को यह प्लान बिल्कुल सही नहीं लग रहा, पर इस वक्त कोई और उपाय भी नहीं है। दोनों भी निशांत और कुछ सामान लेकर वहां से निकलते हैं। रिधिमा भी अपना फोन और लैपटॉप बैग उठाती है। मिहिर अपनी कार में निशांत को बिठाता है। सुधा भी जल्दी से सारा सामान रख के कार में बैठ जाती है। जब उनकी कार उनकी सोसाइटी से निकल रही है तो वह देखते हैं कि रशीद के गार्ड्स और चिराग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे हैं कि गार्ड्स मेहर के कार में भी झांकते हैं, पर कार में उन्हें एक आदमी, छोटा बच्चा और बूढ़ी औरत नजर आती है तो कुछ नहीं कहते। वो तो किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, यह तो कोई दूसरा ही परिवार लग रहा है। मैं जल्दी से अपनी कार सोसाइटी के बाहर निकलता है। दूसरी तरफ रिधिमा भी अपनी कार में बैठती है और लंबी सांस लेती है और कार शुरू करती है। सोसाइटी गेट पर वॉचमैन चिराग को बता रहा है, देखिए साहब, आप मेरी बात समझो, रात के 10 बजे के बाद सोसाइटी में कोई भी गेस्ट का आना अलाउ नहीं है। यह मेरी नौकरी है, आपको अंदर जाने दिया तो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। रुशद का गार्ड गुस्से में उस वॉचमैन को समझने ही वाला होता है कि रिधिमा तेजी से कार चलाती हुई उनके पास से गुजर जाती है। एक गार्ड चिल्लाने लगता है, चिराग सर, एक लड़की थी उस कार में, चेहरा ठीक से नहीं देखा पर कोई लड़की ही थी। अब रशीद का सबर जवाब दे चुका है। वो वॉचमैन का गला पकड़ लेता है। अभी जो कार गई वो किसकी थी बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। वो तो सक्सेना मैडम की गाड़ी थी, यही हमारी सोसाइटी में रहती है, निशा मैडम जी की गाड़ी थी वो। वॉचमैन डर और दर्द से कांप रहा है। ऋषि उसे छोड़ता है और कार में बैठते हुए बोलता है, जल्दी चलो, उसका पीछा करना है हमें। सभी गार्ड्स चिराग कांच की तरह भागते हैं। उनका बस कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है। बेचारा वॉचमैन आज तो जान से ही जाता।
रिद्धिमा तेजी से गाड़ी चला रही है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे अपने पीछे 3 गाड़ियां नजर आने लगती है। वो समझ जाती है यह वही कार से ऋषि की ही गाड़ियां है जो थोड़ी देर पहले उसके सोसाइटी के पास थी। ऋषि की आलीशान गाड़ियों का स्पीड इतना है कि उस तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल आसान है, पर फिर भी रिद्धिमा और ज्यादा तेजी से कार चलाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो फौरन अपने असिस्टेंट जोया को फोन लगाती है, उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। कोई भी पूछे तो यही बताए और वही सारा काम संभाल ले। वो उसे बाद में कांटेक्ट करेगी। फिर वो मीर को फोन लगाती है। मीर उसे बताता है कि वह 1 घंटे में उसके दूसरे वाले फ्लैट पर पहुंच जाएंगे। प्लीज इसका ख्याल रखना। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं मैं कैसे उनसे पीछा छुड़ाने वाली हूँ, पर मैं जल्दी ही तुमसे कांटेक्ट करती हूँ, बोलकर रिद्धिमा फोन कट करती है। वो देखती है कि रुशद की गाड़ियां अभी भी उसका पीछा कर रही है। वो जानबूझकर अपनी कार को एक लॉन्ग गली में ले जाती है, जहां रशीद की गाड़ियों को भी स्पीड कम करनी पड़ जाती है। इससे रशीद और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक कार को नहीं रोक सकते तुम लोग? अभी रोको उसकी कार। कुछ ही पलों में रिद्धिमा की कार उस तंग गली से निकल चुकी है। गार्ड से भरी हुई एक कार रिद्धिमा की कार के आगे निकल जाती है और उसकी कार का रास्ता रोक देती है। रिद्धिमा अचानक उसके सामने वो कार आने से थोड़ा चकरा जाती है। वो कार को साइड से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसी वजह से उसकी कार रोड साइड एक लेब के खड़े से टकरा जाती है। पीछे आ रही रुशीद की कार फौरन रुक जाती है। ऋषि कार से उतरकर रिद्धिमा की कार की तरफ भागता है और चिराग भी उसके पीछे भागता है। रिद्धिमा का सर स्टीयरिंग व्हील पर है, उसके माथे पर चोट लगी है और वो अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रही है। रात के उस धीमी रोशनी में रिद्धिमा का चेहरा अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। चिराग शौक है कि रिद्धिमा सच में जिंदा है। ऋषि बिल्कुल सही था। ऋषि फौरन कार का दरवाजा खोलता है और रिद्धिमा के चेहरे को छूते हुए चिंता से बोल पड़ता है, रिधु रिधु कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खुली रखने की कोशिश करो। पर अगले ही पल रिद्धिमा पूरी तरह से होश खो चुकी है। सर, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। चिराग फौरन अपने शौक से बाहर आते हुए बोलता है, नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होगा। इतना बोलकर ऋषि रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने गाड़ी की तरफ तेजी से चलने लगता है। उसे कार की पिछली सीट पर रखकर वो ड्राइवर को तेजी से गाड़ी हाई स्पीड लेने को बोलता है। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। डॉक्टर रिद्धिमा को चेक कर रहे हैं। ऋषि और चिराग रूम के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ऋषि को एक पल भी चैन नहीं है। वो चिंता से इधर उधर चल रहा है, बार बार अपनी उंगलियां अपने बालों में फेर रहा है। जो देख चिराग हैरान है। उसका बस अपनी बीवी के लिए इतना परेशान है, पर वो तो सोनिया मैडम से प्यार करता है। पर चिराग में हिम्मत नहीं कि ऐसे वक्त में कुछ पूछ सके ऋषि से। ऑफ कोर्स वो भी चाहता है कि रिद्धिमा ठीक रहे, क्योंकि 2 से 3 बार जब वो रिद्धिमा से मिला था, रिद्धिमा उसे अच्छी इंसान लगी थी। दूसरी तरफ सुधा और मीर आखिरकार निशान को लेकर दूसरे फ्लैट पर पहुंच चुके हैं। निशान कार में ही सो गया था। सुधा उसे बेडरूम में सुला देती है अच्छे से और फिर मिहिर के पास आती है। रिद्धिमा का कोई फोन आया? सुधा परेशानी से पूछती है। नहीं माँ, पता नहीं वह कहाँ होगी। वो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। मिहिर बोलता है, फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा।
सुधा कहती है, मैं भी यही चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो, पर आपने देखा वहाँ कितने गार्ड्स थे। रिद्धिमा का पति काफी पावरफुल लगता है। मेहर अपना शक जाहिर करता है। रिद्धिमा ने मेहर और सुधा को बताया था कि उसका पति रुशिद बहुत अमीर और पावरफुल है, पर मेहर और सुधा ने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अमीर और पावरफुल होगा। पर आज उसके गार्ड्स और उसकी आलीशान गाड़ियाँ देखकर मिहिर को अंदाजा हो गया है कि रशीद कितना पावरफुल होगा। उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि रिद्धिमा अपने पहचान छुपाने को लेकर इतना टेंशन क्यों लेती रहती थी। मिहिर को ऐसे सोच में पड़ा देख सुधा बोलती है, इतना क्या सोच रहे हो बेटा, तुम रिद्धिमा को फ़ोन तो करो। मिहिर अपने सोच से बाहर आते हुए रिद्धिमा के नंबर पर फ़ोन करता है, पर उसका फ़ोन बंद आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों करके रखा है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? मिहिर टेंशन लेने लगता है। यह सुनकर सुधा भी और चिंतित हो जाती है। एक्चुअली एक्सीडेंट के वक्त रिद्धिमा का फ़ोन गिरने की वजह से डैमेज हो गया और स्विच ऑफ हो गया है। उसका फ़ोन और लैपटॉप बैग जो उसके कार में थे एक्सीडेंट के वक्त, वो चिराग अपने पास रख लेता है। एक तरफ मेहर और सुधा रिद्धिमा के लिए परेशान है, तो दूसरी तरफ रुशिद हॉस्पिटल में रिद्धिमा के लिए परेशान है। तभी डॉक्टर उसे चेक करके बाहर आते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, वो ठीक है, कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, मैंने बैंडेज कर लिया है, उन्हें थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। आप में से कोई हॉस्पिटल की बाकी की प्रोसीजर कर दीजिए। ऋषि चिराग को इशारा करता है। चिराग तुरंत डॉक्टर के साथ चला जाता है और ऋषि धीरे से रिद्धिमा के रूम में आता है। ऋषि कमरे में आता है। रिद्धिमा बेहोश बेड पर लेटी हुई है, उसके माथे पर बैंडेज लगा हुआ है। ऋषि कुछ पल उसे देखते रहता है। उसे यकीन नहीं हो रहा, सच में वो रिद्धिमा है, रिद्धू है और बिल्कुल सही सलामत उसके सामने है। कुछ घंटों पहले तो वो सोचता था कि रिद्धिमा इस दुनिया में नहीं है। पिछले 4 सालों से वह खुद को रिद्धिमा और अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए पश्चाताप में जल रहा है, खुद को ही सजा दे रहा है। और अब वो उसके सामने ही बिल्कुल सही सलामत। वो धीरे से चलकर उसके बेड के पास आकर खड़े हो जाता है। उसे एक टक देखते हुए उसके बेड के किनारे बैठ जाता है। रिद्धिमा बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। यह वही लड़की है जिसे वो जिंदगी के कभी दुखी नहीं देखना चाहता था। चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। धीरे से वो रिद्धिमा के हाथ को छूता है। वो उस पल को याद करने लगता है जब वो पहली बार रिद्धिमा से मिला था। रिद्धिमा के पापा सुभाष सिंह के पापा और अरुण अरोरा के लिए काम किया करते थे। वो अरुण अरोरा के मैनेजर थे। अरुण के वह बहुत भरोसेमंद और ईमानदार साथी थे। ऐसे ही एक दिन सुभाष को रिद्धिमा को लेकर शॉपिंग मॉल जाना था और उसे कुछ जरूरी काम भी था अरुण के पास। तो सुभाष अपने साथ रिद्धिमा को भी लेकर चला गया अरोरा मेंशन में। रिद्धिमा को इंतजार करने को बोलकर वो अरुण की स्टडी रूम में चला गया, पर रिद्धिमा बोर हो गई और अरोरा मेंशन के बड़े से गार्डन में घूमने चल पड़ी। वहाँ पर एक बड़ा सा झूला देख तो वो उसमें झूलने लगी। जब 16 साल के रसी ने किसी अनजान लड़की को अपने मेंशन के गार्डन में झूला देखते देखा तो वो उसके तरफ चलने लगा है। कौन हो तुम? वो पूछता है। अचानक किसी की आवाज़ सुनकर रिद्धिमा डर जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ओ, रिद्धिमा के मुंह से आग निकल जाते हैं। जैसे ही वह नीचे गिरती है, उसके घुटने पर चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। रुशिद उसकी चोट देखकर फौरन सर्वेंट को फर्टन बॉक्स
किट लाने को कहता है। फिर रिधिमा को सहारा देकर उसे एक बेंच पर बिठा देता है। ठीक से नहीं खेल सकती तुम, और ऐसे कैसे कोई गिर सकता है भला? रुशिद हैरानी से पूछता है। उसकी ऐसे बात सुनकर रिधिमा को और ज़्यादा बुरा लगने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? रुचि थोड़ा परेशान होकर पूछता है। मैं अच्छे से ही खेल रही थी, अचानक तुमने पीछे से आके पूछा, मैं डर गई और उस वजह से गिर गई। रिधिमा को अब गुस्सा आने लगा है कि एक तो वो इस लड़के के वजह से झूले से गिर गई, ऊपर से यह उसे ऐसे डांट भी रहा है और सवाल भी किए जा रहा है। ओ सरी, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे गिर जाओगी। रस्सी सर्वेंट से फर्स्ट एंड बॉक्स किट लाता है, कोई बात नहीं। रस्सी धीमे से बोलती है। दिखाओ कहाँ चोट लगी है? रस्सी उससे पूछता है, जिस पर रिधिमा थोड़ी हैरान होकर परेशान हो जाती है। थैंक्स, पर मैं खुद ही कर लूँगी, बोलकर वो रुशिद के हाथ से फर्स्ट एंड बॉक्स किट ले लेती है और धीरे से वो अपना स्कर्ट थोड़ा ऊपर उठाती है और देखती है कि उसके घुटने में से खून निकल रहा है। रुशिद भी यह देखता है और रिधिमा के हाथ से फर्स्ट एड किट छीन लेता है। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। वो धीरे धीरे उसकी जख्म साफ करके उसको बैंडेज कर देता है। अब ठीक लग रहा है? दर्द हो रहा है? रुचि फर्स्ट एड किट सर्वेंट को देते हुए रिधिमा से पूछता है। पर इससे पहले रिधिमा जवाब दे, उसके पापा सुबह सिंह वहाँ पहुँच गए हैं उसे ढूंढते हुए। रिधिमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहीं भी जाने को मना किया था ना? वो पापा, मैं बोर हो रही थी तो सॉरी। रिधिमा अपने पापा से माफ़ी मांगने लगती है। रुशिद ने सुहास को कई बार अपने पापा के साथ आते जाते देखा था। वो जानता था कि सुहास उसके पापा का मैनेजर है, तो अब वो समझ जाता है कि यह लड़की इनकी बेटी है। कोई बात नहीं, वो खेल सकती है यहाँ। ऋषि की यह बात सुनकर सुभाष रिधिमा को बोलता है, वो थोड़ी ही देर में वापस आएगा। रिधिमा हैरान हो जाती है कि इस लड़के की बात उसके पापा ने इतनी आसानी से कैसे मान ली। हैरानी से वो रस्सी से पूछती है, तुम कौन हो और पापा ने इतनी आसानी से तुम्हारी बात कैसे मान ली? रस्सी धीमे से मुस्कुराता है, मैं रशीद अरोरा, तुम्हारे पापा के बॉस का बेटा हूँ। रिधिमा हैरान हो जाती है। उसने अपने पापा से रशीद के बारे में सुना तो था, पर सोचा नहीं था वो उससे ऐसे। दोस्तों, कहानी को आगे सुनेंगे पार्ट 7 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।